जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 191 से लेके 200 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, ए एंड बी आर द स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर एंड डेल्टा 1 and delta sigma 3 are incremental principal stress and Skempton's pore pressure equation is given by। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन हम लोग 101 क्वेश्चन में एंड 1020 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर इक्वेशन होता है हमारा डेल्टा यू इक्वल टू बी ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। अब मैंने देखा था यहाँ पे कि डेल्टा यू हमारा चेंज इन पोर वाटर प्रेशर है और बी और ए हमारा यहाँ पे स्कैम्पटन्स पोर वाटर कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। और डेल्टा सिग्मा 3 एंड डेल्टा सिग्मा 1 इज ए मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन देखा था, आपको इक्वेशन ही पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर डेल्टा यू इक्वल टू ए पहले है तो वो बिल्कुल गलत है। हमको पहले यहाँ पे क्या है, बी है। आप इस कंटम्स में ध्यान रखिएगा। तो बी कहाँ पे है हमारा, बी में है या तो डी में है। तो चलिए बी देखिए, डेल्टा यू इक्वल टू बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, हमने यही देखा। तो बी इज द राइट आंसर। अब कभी कभी आपको पूछा जाता है कि जो ए और बी कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड होता है। तो ए इज डिपेंड अपॉन ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, मतलब OCR रेशियो पे डिपेंड होता है। और बी किस पे डिपेंड होता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे होता है। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है सैचुरेटेड सॉइल रहेगा तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। ड्राई सॉइल है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मॉइस्ट सॉइल है मतलब थोड़ा पानी रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 to 1 रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह ए की भी वैल्यू, अगर वेरी लूज सैचुरेटेड सॉइल है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 to 3 के बीच में होगी। अगर हमारा हैवी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है तो उसकी वैल्यू हमारी 0 to 0.5 के बीच में होगी। अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो ए की वैल्यू हमारी 0.5 से लेके 1 के बीच में होगा। ये डेफिनेटली आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको ये वैल्यू याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है इस कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 192, the total settlement of a compressible soil strata 2 meter deep and having coefficient of volume compressibility of 0.2 cm square per kg under a pressure increment of 2 kg per centimeter square will be option A 2 cm, option B 4 cm, option C 8 cm and option D 10 cm। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है टोटल सेटलमेंट निकालना है कंप्रेसिबल सॉइल का, जिसकी हमारी थिकनेस है 2 मीटर डीप है और हैविंग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आपकी 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी है और इंक्रीमेंटल प्रेशर हमारे दिया गया है 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन देखते हैं टोटल सेटलमेंट के लिए। हमारा इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी हम लोग लिखते हैं mv इंटू इनिशियल थिकनेस इंटू चेंज इन प्रेशर, ये लिखते हैं। अब हमको यहाँ पे टोटल सेटलमेंट बोला है तो चलिए mv की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे mv की वैल्यू आपको दी गई है 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। अब यहाँ पे h0 इनिशियल थिकनेस हमारी कितनी दी गई है, 2 मीटर, तो इंटू 2। अब प्रेशर दिया हुआ है डेल्टा सिग्मा कितना दिया गया है, तो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है। अब देखिए यूनिट पहले उड़ा लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी कैंसिल। अब बीच में हमारा 2 मीटर है तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.02 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगी, 0.08 मीटर। अब इसको हमको सेंटीमीटर में बनाना है क्योंकि सभी आंसर हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको याद रखना है कि डेल्टा एच विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या इक्वेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 193, गिवन दैट फॉर ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम k इक्वल टू स्टिफनेस कोफिशिएंट, m इक्वल टू मास ऑफ मशीन एंड फाउंडेशन एंड क्रिटिकल डैम्पिंग इज बेस्ट डिफाइन एज। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्रिटिकल डैम्पिंग हमने देखा था इक्वेशन में कि क्रिटिकल डैम्पिंग का हमारा इक्वेशन रहता है
2√km। अब k हमारा क्या है यहाँ पे, स्टिफनेस कोफिशिएंट है, m क्या है हमारा, मास ऑफ मशीन एंड फाउंडेशन है। अब यही चीज हमने देखा था फ्री एंड अंडर देखा था। तो फ्री में हमने क्या देखा था, c की वैल्यू किस में ज़्यादा रहेगी, 2√km से ज़्यादा रहेगी, तभी हम लोग बोलते थे फ्री डैम्पिंग। और अंडर डैम्पिंग हम लोग c इज लेस देन 2√km बोलते थे। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। और आपको ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्रिटिकल डैम्पिंग भी पूछ सकता है, फ्री डैम्पिंग भी पूछ सकता है, अंडर डैम्पिंग भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में पूछा गया है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2√km। तो ये हमारा क्या है, 2√km। दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194, द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट and number of blows in a soil obtained from Casagrande liquid limit device is given as W equal to 20 minus log 10 and the liquid limit of the soil is। अब यहाँ पे हमको पता है कैसेग्रेंडे apparatus में लिक्विड लिमिट में हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज लेते थे 25। हमने लिक्विड लिमिट का यही डेफिनेशन देखा था कि 25 नंबर ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट होगा वही लिक्विड लिमिट कहलाएगा। यही हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था कि 25 नंबर ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट होगा वही लिक्विड लिमिट कहलाएगा। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 25 हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे W इक्वल टू 20 माइनस लॉग 10, n की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, 25 लेनी है। तो आपको हमेशा वैल्यू याद रखना है कि log 25 की वैल्यू हमारी 1.398 के बराबर होता है। तो आपको 20 माइनस 1.398 मतलब किसके बराबर हो जाएगा, 18.6% के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18.6%। तो ऑप्शन ए देखिए 15.6% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 16.6% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 17.6% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 18.6%। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको कैसेग्रेंडे apparatus में log 25 की वैल्यू हमेशा याद रखना है, कितनी होती है, तो 1.398 के अराउंड होती है, मतलब 1.4 के अराउंड होती है। हमेशा आपको याद रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में आपको दिए नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 195, द रिजल्ट कर्व ए बी एंड सी डी आर फॉर कंपैक्शन टेस्ट ऑन डिफरेंट सॉइल आर शोन इन ग्राफ। 1 silty sand modified test, 2 silty sand standard test, 3 fat clay modified test, 4 fat clay standard test, कर्व ए बी सी डी corresponding to which test। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, एक एक्स एक्सिस दी गई है, दूसरा वाई एक्सिस दी गई है। एक्स एक्सिस में हमारा वाटर कंटेंट दिया गया है एंड वाई एक्सिस में हमारा यूनिट वेट या तो डेंसिटी दी गई है। तो हमने आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ में बताया था कि हमारा जो पहले वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, फिर हमारी वाटर कंटेंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमने बताया था कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लेफ्ट साइड में हमारा बड़े सॉइल होते हैं, मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होते हैं, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के राइट साइड में हमारा फाइन ग्रेन्ड सॉइल होते हैं। तो ये आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं, दूसरा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होते हैं। अब इसमें पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में सैंड दिया गया है और दूसरा क्ले दिया गया है। अब सैंड में भी हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट है एंड मॉडिफाइड टेस्ट है, क्ले में भी हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट है, दूसरा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। हम आपको बताए थे कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कॉम्पैक्शन एनर्जी ज़्यादा लगती है, मोर, और हमने बताया था कॉम्पैक्शन टेस्ट में कॉम्पैक्शन एनर्जी कम लगती है। अब इसी तरह क्ले में हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट है तो मतलब लेस, और मॉडिफाइड में हमारी मोर हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड हमारी क्या होती है, तो लेफ्ट साइड हमारी सैंड होती है एंड राइट साइड हमारी क्या होती है, तो क्ले होती है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है वाटर कंटेंट सबसे कम किस में है। तो वाटर कंटेंट ए वाले ग्राफ में हम देखिए यहाँ पे सबसे कम है, फिर हमारे बी वाले ग्राफ में आएंगे, फिर हमारे सी वाले ग्राफ में आएंगे, फिर हमारे डी वाले ग्राफ में आएंगे। तो सबसे कम वाटर कंटेंट किस में होंगे, ए वाले में होंगे, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है, तो ए वाले में है। तो हमको पता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब वो मॉडिफाइड में आ जाएगा, और सबसे कम वाटर कंटेंट है मतलब वो सैंड में आ जाएगा। इसी तरह बी का भी हम लोग इसमें से मैच करेंगे। तो ए में वाटर कंटेंट हमारा कम है, और लेकिन यहाँ पे हमारा विथ रेस्पेक्ट टू कॉम्पैक्शन हम लोग बोल सकते हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा,
कॉम्पैक्शन, स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट सैंड के लिए। इसी तरह सी क्या हो जाएगा हमारा, मॉडिफाइड किसके लिए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हमारा किसके लिए रहेगा, तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हमारा क्ले के लिए हो जाएगा ये। और डी वाला ग्राफ क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्ले के लिए हो जाएगा। मतलब ए वाला जो ग्राफ है वो 1 के लिए होगा, बी वाला ग्राफ 2 के लिए होगा, 3 वाला ग्राफ 3 के लिए होगा, 4 वाला ग्राफ 4 के लिए होगा। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ढूंढना है हमको। तो ऑप्शन ए 1 3 2 4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1 2 3 4, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, लेफ्ट साइड में हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, राइट साइड में फाइन ग्रेन सॉइल होगा। सबसे कम पानी रहेगा हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में और कॉम्पैक्शन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको कैसा भी ग्राफ देगा तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, द रिजल्ट ऑफ ए कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट ऑन ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले आर शोन इन फिगर, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछा गया है, मतलब फाई की वैल्यू निकालना है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, हम लोग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन विथ रेस्पेक्ट टू साइन फाई लिख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लिख सकते हैं। अब आपको हमेशा ढूंढना है जो सिग्मा 1 होगा वो हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब सिग्मा की बात हो रही है। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 200 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 हो जाएगी। अब 100 हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज नोन एज कॉल्ड हमारी हो जाएगी सिग्मा 2 हो जाएगी। तो हम लोग चलिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालते हैं। तो साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बाई 300। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन फाई इक्वल टू 1/3। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आंसर लिखना भूल गया हूँ। तो साइन इनवर्स 1/3, फिर आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स 1/2, फिर आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स 2/3, फिर ऑप्शन दिया रहेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी हमारी वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स 1/3 आई। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट आर्गुमेंट दैट डायरेक्ट शियर टेस्ट आर नॉट सुटेड फॉर डिटरमाइनिंग शियर पैरामीटर ऑफ क्ले सॉइल। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा बेस्ट आर्गुमेंट स्टेटमेंट बताइए जो डायरेक्ट शियर टेस्ट आर नॉट सुटेड फॉर शियर पैरामीटर ऑफ क्ले सॉइल, जिस कारण से हमारा शियर पैरामीटर्स हमारा नहीं सूटेड होता है क्ले सॉइल के लिए। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए, फेल्योर प्लेन इज नॉट द वीकेस्ट प्लेन। ये बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट सही बताया है, क्योंकि हमने देखा था कि डायरेक्ट शियर टेस्ट में हमारा जो फेल्योर होता है वो हमारी प्री डिटरमाइन होती है, मतलब हमको पहले से पता होता है। पहले से पता होने के कारण हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि फेल्योर प्लेन इज द वीकेस्ट प्लेन। मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट डायरेक्ट शियर टेस्ट के द्वारा कहा गया है। दूसरा हमारा दिया है पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड कैन नॉट बी मेजर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्ले सॉइल के लिए। अब क्ले सॉइल है जहाँ पे पानी रिटेन होगा। अब पानी रिटेन होगा तो हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड होगा, क्योंकि हमारा बहुत छोटे पार्टिकल है उसमें पानी रिटेन हो रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ बड़ा सॉइल होगा तो हम बोल सकते हैं कि पोर वाटर प्रेशर डज नॉट डेवलप्ड, पोर वाटर प्रेशर डज नॉट डेवलप्ड, क्योंकि हमारी बड़े सॉइल से पानी निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लेकिन हमने डायरेक्ट शियर टेस्ट में देखा था कि क्ले में तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर, मतलब पोर वाटर प्रेशर हम लोग मेजर नहीं करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट में। दैट्स वाई इट इज सुटेबल फॉर सैंड, इसलिए हम लोग उसको सैंड के लिए ही यूज करते हैं, क्ले के लिए यूज नहीं करते हैं। तो हमारा बी स्टेटमेंट दिया हुआ है पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड कैन नॉट बी मेजर, मतलब डेवलप्ड तो हो रहा है बट उसको मेजर्ड नहीं करते हैं हम लोग डायरेक्ट शियर टेस्ट में। तो ये ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मोस्ट सूटेड हमारा बी ऑप्शन रहेगा। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 ग्राफ दिया हुआ है।
A B C D दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन रटने वाला है, तो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि अगर सेंटर में हमारा 0.6 आता है तो आपको बताना है वो डेंस एंड होता है। जहाँ पे सेंटर में 0.6 का ग्राफ देखेंगे वो डेंस एंड के लिए होता है। अगर हमारा सेंटर में 0.8 है तो वो लूज एंड के लिए होगा, याद रखिएगा। अगर हमारा वैल्यू हमारे सेंटर में 0.55 है तो वो हमारी प्लास्टिक क्ले के लिए होगी, और मॉडरेट स्ट्रिप क्ले के लिए हमारी जो भी होगी ट्रायंगल जैसी ग्राफ बनेगी, दैट इज नोन एज कॉल्ड मॉडरेट स्ट्रिप क्ले। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब 0.6 बोलेगा तो डेंस सैंड है, अगर 0.8 बोला है तो लूज सैंड है, अगर ट्रायंगल बनाया है तो मॉडरेट स्ट्रिप क्ले है, एंड प्लास्टिक क्ले बोला है तो 0.55 है। तो हम लोग चलिए आंसर ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन ए 1342 बिल्कुल सही यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं लेकिन आपको याद रखना है। Question number 199. Two specimens of clay A and B are tested in a consolidated apparatus if वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी A के लिए दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁴, B के लिए दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁴, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन A के लिए दिया हुआ है 3.8 इंटू 10⁻⁴, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन B के लिए दिया हुआ है हमारा 1.9 इंटू 10⁻⁴। अब आपको रेशियो बनाना है Ka बाई Ke क्या निकालना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलेशन विथ रेस्पेक्ट टू परमिलिटी हमारा इक्वेशन होता है K इक्वल टू mv इंटू CV इंटू गामा W। अब देखिए यहाँ पे रेशियो पूछा है Ka टू Kb के बारे में पूछा गया है आपको, तो हम लोग लिख सकते हैं mv का A डिवाइडेड बाय mv का B, इसी तरह CV का A बाय CV का B, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गामा W का A बाय गामा W का B। अब इस क्वेश्चन में गामा A नहीं दिया हुआ तो ये तो पहले ही हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए MVA के लिए कितना दिया हुआ है 3.6। अब यहाँ पे देखिए सब जगह 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ है, 10⁻⁴, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3.6 MV का B का है हमारा 1.8, CV का वैल्यू हमारी कितनी है 3.8, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1.9। अब हमको पता है 18 2 जा 26 मतलब 2 हो जाएगा, 19 2 जा 28 तो 2 इंटू 2 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी रेशियो परमिलिटी की 4 हो जाएगी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 0.0626 बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी 0.25 बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी 1 बिल्कुल गलत, ऑप्शन डी 4 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, जो भी एसएससी का एग्जाम हो, गेट के एग्जाम हो, जीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MB CV गामा W। ये भी आपको पूछा जाता है कौन किसके प्रोपोर्शनल है, तो K MB के प्रोपोर्शनल है, K CV के प्रोपोर्शनल है, K हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 200। तरजागी इक्वेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर ए फुटिंग मे बी यूज्ड फॉर स्क्वायर फुटिंग रेस्टिंग ऑन प्योर क्ले सॉइल विद द करेक्शन फैक्टर। ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 0.6, ऑप्शन सी 1.5 एंड ऑप्शन डी 1.3। अब हमको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसका फुटिंग के बारे में पूछा है, स्क्वायर फुटिंग के बारे में। तो स्क्वायर फुटिंग का हमारा इक्वेशन होता है 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.4 गामा BNY। इसी तरह हम लोग ये हमारा स्क्वायर फुटिंग के लिए है, यही चीज़ हमारा सर्कुलर के लिए पूछा होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1.3 CNC प्लस QNQ गामा 0.4 की जगह क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब यही चीज़ हमारा स्ट्रिप फुटिंग के लिए हम लोग ने देखा है कि CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा BNY, यही हम लोग ने देखा है। अब करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे हमारी 1.3 है, या तो 0.5 होगी, या तो 0.3 होगी, या तो 0.4 होगी, यही करेक्शन फैक्टर होगी। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग के लिए पूछा गया है, तो स्क्वायर फुटिंग में हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 0.4 बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी 0.6 बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी 1.5 बिल्कुल गलत, ऑप्शन डी 1.3 इज द राइट आंसर। अब आपको मैं छोटा सा एक लॉजिक बता देता हूँ, इसको कैसे याद रखना है। SSC लिख लीजिएगा, स्टाफ सर्विस कमीशन। मतलब पहला क्या है स्ट्रिप, फिर दूसरा क्या है स्क्वायर, और तीसरा क्या है सर्कुलर। हमारी वैल्यू चेंज क्या होती है, 1 है, 1.3 है, 1.3 है। फिर हमारी स्ट्रिप में 0.5 थी, इसमें हमारी 0.4 रहेगी, इसमें हमारी 0.3 रहेगी, और जो नॉर्मल इक्वेशन है वही आपको याद रखना है। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल।
Thank you for watching.